हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आरती। फ्रेंड्स चलिए आइए आज का वीडियो देख लेते हैं और इसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे BHIC 133 भारतीय इतिहास यानी BHIC 133 का। और इसके पहले जो हमने ये यूनिट 2 है और ये आधा वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। वीडियो बहुत लेंदी हो जाता, ऑलरेडी वो 43 मिनट का वीडियो बना है, ठीक है। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में, क्योंकि मंगोल के बारे में, तुर्क के बारे में, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रसार और शुद्धिकरण के बारे में हमने इसके पहले पढ़ लिया है। मंगोलों की समस्या क्या थी, मंगोल और तुर्की जो थे वो यहाँ कैसे आए, किस तरह से उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने मतलब कैसे हुई, उसका प्रसार और शुद्धिकरण कैसे हुआ, मजबूत कैसे हुई वो मंगोल और तुर्कों की वजह से हुई थी, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर देखते हैं भारत में तुर्की विजय के राजनीतिक परिणाम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आपका है और बहुत बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि भारत में तुर्की विजय के राजनीतिक परिणाम क्या हुए। तो देखिए भारत में जब तुर्की की विजय हुई, यानी कि जब तुर्क यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी स्थापना यहाँ पे कर ली, अपने आप को स्थापित कर लिया यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली को राजधानी भी बना लिया, राजधानी ही थी एक तरह से वो, क्योंकि वो आर्थिक राजनीतिक केंद्र दिल्ली को बनाया, तो एक तरह से राजधानी आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे राजनीतिक परिणाम हुए भारत में, और राजनीतिक परिणाम के साथ साथ में आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम राजनीतिक परिणाम की बात करेंगे और राजनीतिक परिणाम की अगर हम बात करते हैं तो यदि आप ये बुक यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ऐसे टॉपिक कुछ भी नहीं मिलेगा, बस इतना ही है। राजनीतिक परिणाम में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक हमने अपने से बनाया है तो हम आपको टॉपिक बताएंगे। तो यदि आपने पेन कॉपी नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिए। मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठा करिए। मैं इंपॉर्टेंट ही आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन कभी कभी उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगोल की समस्या भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको इसमें टॉपिक बताएंगे, मैंने अपने से टॉपिक बनाया है। तो देखिए भारत में तुर्की विजय के राजनीतिक परिणाम में पहला जो परिणाम हुआ था वो ये हुआ था, आप लिख लीजिए, कि सामंती एवं बहुकेंद्रित के स्थान पर केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था शुरू हो गई थी। यानी कि तुर्कों के आने से पहले यहाँ पर सामंती एवं बहुकेंद्रित राजनीति का स्थान था। इसका मतलब क्या है कि सामंती और बहुकेंद्रित राजनीति का स्थान, सामंती व्यवस्था क्या कहलाती है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सामंती का मतलब ये होता है कि अगर हम सामंती का मतलब निकले तो सबसे ऊपरी स्थान पर राजा को माना जाता था, यानी यहाँ पर राजा सर्वप्रथम होता था, राजा जो है यहाँ पे सर्वोच्च होता था, ठीक है। और उसके नीचे जो होते थे और लोग सामंती होते थे, यानी सामंत होते थे, जैसे सेनापति, फिर मंत्री, इस तरह के दरबार में जो बनाए जाते थे तो वो लोग उसके नीचे आते थे। और सबसे नीचे स्तर पर किसान या दास होते थे, तो किसानों को सबसे नीचे रखा जाता था। और जो सामंती लोग होते थे, यानी कि जो सामंत व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत राजा जो होता था वो समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। ये तुर्कों के आने के पहले की व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है ना, क्योंकि राजा व्यवस्था होती थी। और जो सामंत गण लोग हुआ करते थे वो, यानी कि जितने लोग दरबारी में लोग हुआ करते थे वो लोग राजा के प्रति स्वामी भक्ति का व्यवहार करते थे, स्वामी भक्ति बरतते थे उनके प्रति, ठीक है ना। और हमेशा उनकी रक्षा के लिए, राजा की रक्षा के लिए सेना हमेशा तैयार रहा करती थी और बदले में राजा से भूमि वो पाते थे, ठीक है। तो यही कहलाती थी सामंत व्यवस्था या सामंतगढ़ व्यवस्था थी। भूमि के क्रय विक्रय के अधिकार नहीं थे। सामंतगढ़ी जो भूमि हुआ करती थी राजाओं के, उनके क्रय विक्रय के अधिकार पहले नहीं हुआ करते थे। तो ये सामंतवादी व्यवस्था थी पहले। लेकिन जब यहाँ पर तुर्क आए तो फिर क्या हुआ, वो केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था हो गई, जिसके अंतर्गत राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। मतलब यहाँ पर पहले राजा को अधिकार प्राप्त थे, राजा सर्वोच्च होता था, लेकिन मंत्रीगण का भी उसमें हाथ होता था। बिना मंत्रीगण के कोई भी निर्णय नहीं लिए जाते थे, उसमें मंत्रीगण का भी राय मशवरा जरूरी होता था। लेकिन केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता था कि राजा को असीमित अधिकार मिल गए थे और मेन राजा ही होता था, जो उसने कह दिया वो होना ही होना था, यानी वही होना था। वहां पे मंत्रीगण की कोई भी सुनवाई नहीं होती थी। और यह जो व्यवस्था थी, जो मुख्य संस्था
संस्था के कारण सल्तनत संभव हो सकी, जिस मुख्य संस्था के कारण, वह इक्ता व्यवस्था थी। ये इक्ता वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम इसे पढ़ेंगे और इससे टिप्पणी करने के लिए क्वेश्चन भी इससे आता है, ठीक है ना। तो इक्ता व्यवस्था थी जो हस्तांतरित राजस्व भू अनुदान थे। तो इक्ता व्यवस्था जमीन से जुड़ी हुई व्यवस्था थी, ठीक है ना। अगले लेसन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत यानी इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत राजा के अधिकारियों को राजस्व एकत्रित करने तथा सेना एवं अश्वरोहियों को, जो भी मैंने आपको बताया, केंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत जो राजा होते थे उनके अधिकारियों को पैसे इकट्ठा करने और सेना को हमेशा तैयार रखना और सेना के रखरखाव के लिए भूमि क्षेत्र अनुदान दिए जाते थे, ठीक है। और अधिकारियों को मुक्ति कहा जाता था, ठीक है। तो इक्ता और मुक्ति कभी कभी टिप्पणी के लिए, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता था। तो तुर्कों के पूर्व भूमि अनुदान प्राप्तकर्ताओं को स्थायी मालिकाना अधिकार प्राप्त, जब तुर्क लोग यहाँ पे आए थे उससे पहले भूमि अनुदान जो होता था वो प्राप्तकर्ता को जिसको भी मिलता था तो स्थायी मालिकाना अधिकार प्राप्त होती थी, मतलब उनको भूमि अगर दान कर दी गई तो वो भूमि उन्हीं की हो जाती थी, ठीक है। लेकिन किंतु इक्ता के अंतर्गत इनका स्थानांतरण होता रहता था और एक विशेष स्थान पर आमतौर पर वे 3 से 4 वर्ष तक ही रहते। तुर्कों के आने के बाद जो भूमि अनुदान में दी जाती थी, जो भूमि दान में दी जाती थी, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का होता था जिसको जमीन मिल जाती थी, और ठीक है ना। लेकिन इक्ता के तुर्कों से पहले, लेकिन जब तुर्क यहाँ पर आए तो इक्ता व्यवस्था हो गई और इक्ता व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि जमीन जिसको दी जाती थी वो आमतौर पर 3 से 4 वर्ष ही उस पर रह पाते थे, हमेशा के लिए उनकी जमीन नहीं होती थी, ठीक है। फिर दूसरी चीज हम यहाँ पे अगर देख लेते हैं कि दूसरी व्यवस्था क्या थी, दूसरा इसका मेन टॉपिक क्या है ये देख लेते हैं। तो दूसरा इसी में ले लेते हैं इक्ता व्यवस्था का जन्म। जैसे ही हमने आपको बताया सामंती एवं बहुकेंद्रित के स्थान पर केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा टॉपिक ले लीजिएगा इक्ता व्यवस्था का जन्म, जो अभी मैंने आपको बताया कि इक्ता व्यवस्था का जन्म यहाँ पे हुआ था तुर्कों के आने के बाद। पहले सामंती व्यवस्था थी, ठीक है, बहुकेंद्रित, लेकिन फिर केंद्रीकृत राजनीतिक हो गई। दूसरा हो गया इक्ता व्यवस्था का जन्म। अब यहाँ पे तीसरा ले लेते हैं अखिल भारतीय प्रशासन की व्यवस्था, यानी कि जहां पर पहले राय राणा ठाकुर देश की एकता बनाए रखने में असफल रहे, यानी पहले देश में एकता नहीं होती, तेरा मेरा वाली बात होती थी कि राज्य मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, इस तरह की भावना हुआ करती थी। लेकिन तुर्कों के आने के बाद जब वो यहाँ पे आए भारत में तो उन्होंने अखिल भारतीय स्तर के प्रशासन की व्यवस्था करने में सफलता प्राप्त की, यानी जो कुछ है सर्वसिद्ध एक ही होगा, सभी एक है, सभी एकजुट है और मिल के रहेंगे। तो अखिल भारतीय स्तर के प्रशासन के जो है उन्होंने यहाँ पे स्थापना की और सफलता भी उन्होंने प्राप्त की और दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण में मुख्य नगरों एवं बड़े व्यापारिक मार्गों को ला कर दिया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है कि अखिल भारतीय प्रशासन की व्यवस्था करना किसका ये काम था, तुर्कों का काम था, ठीक है। एकता व्यवस्था ने जहां कोई निरंकुश राज्य के लिए आधार उपलब्ध कराया, वहीं पर कृषि के अतिरिक्त उत्पादन को एकत्रित करने का साधन भी बन गया था। तो जहां एकता ने निरंकुश राज्य को बढ़ावा दिया, वहीं पे कृषि के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था ये साबित हुई। अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, चौथा टॉपिक यहाँ पे हम ले लेते हैं, वो है भूमि कर का नगरों में पहुंचना। अब देखिए क्या होता था कि तुर्क के आने के पहले लोग नगरों में नहीं रहते थे, गांवों में रहा करते थे, लेकिन तुर्क जो है वो नगरों में रहने लगे थे। तो नगरों में रहने की परंपरा लेकर वो आए थे। तो वो क्या करते थे कि जब तुर्क नगरों में रहते थे तो सीधी सी बात है कि नगर में रहने वाले लोग भी भोजन खाएंगे और उत्पादन तो होता नहीं था नगर में, क्योंकि शहर, आप नगर को शहर समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये परिणाम हुआ कि देश के जो ग्रामीण अंचल थे, जो जहाँ खेती किसानी वगैरह की जाती थी, जहाँ पे कृषि की जाती थी, वहां से उत्पादन का जो भूमि कर होता था वो नगरों में पहुंचने लगा था। तो एक ये भी परिणाम हुआ। पहले क्या होता था कि गांवों में ही रहता था सभी चीजें, लेकिन तुर्क के आने के बाद वो नगरों की नगरी व्यवस्था लेकर आए और नगरी व्यवस्था के कारण जो भी गांवों की चीजें उत्पादन जो भी हुआ करती थी वो कहाँ आती थी, वो नगरों में पहुंचने लगी। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि पर्याप्त मात्रा में शहरी व्यवस्था को बढ़ावा मिला, शहरी अर्थव्यवस्था को भी इससे बढ़ावा मिला और उसमें वृद्धि हुई, ठीक है। और चौथा यहाँ पे टॉपिक, पांचवा देख लेते हैं, रहट एवं चरखे। तुर्क अपने साथ रहट एवं चरखे भी लेकर आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, खेती कृषि से जुड़ा हुआ, एक किसानी से जुड़ा हुआ। तो रहट से कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी काफी सहायता मिली थी। काफी जानकारी के लिए यहाँ पर खंड जो है यानी थर्ड में भी इसके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी नहीं है। तो भारत में तुर्की विजय के राजनीतिक परिणाम के अंतर्गत हम यहाँ पे
5 टॉपिक देखते हैं। हमने 5 टॉपिक बनाए हैं। सामंती एवं बहुकेंद्रित के स्थान पर केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था का जन्म, दूसरा है एकता व्यवस्था का जन्म, तीसरा है अखिल भारतीय प्रशासन की व्यवस्था, और चौथा है यहाँ पे भूकर का नगरों में पहुंचना, और पांचवा है रैट एवं चरखे। अब चलिए आगे जल्दी से बढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यल्दूज की शक्ति को कैसे कुचला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, इसकी व्याख्या कीजिए। बिल्कुल ऊपर फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, देख लीजिएगा। और मंगोलों के आक्रमणों का सामना करने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने पृथकता, तुष्टिकरण का तथा विरोध, ये 3 नीतियां थी जो अपनाई गई थी, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में बताया है। मैंने उसमें फर्स्ट पार्ट लिखना मैं भूल गई थी, तो इसमें मैं लिख दूंगी, उस वाले में भी मैं कर दूंगी, तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, और तुर्कों की भारत विजय के राजनीतिक परिणामों की विवेचना कर जाए। अब यहाँ पे खलजी शासन का प्रसार देख लेते हैं। 13वीं सदी के मध्य में तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रारंभिक विस्तार करने की लहर के शांत हो जाने के पश्चात बाद के सुल्तानों का मुख्य उद्देश्य सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करना, यानी मजबूती प्रदान करना था। अतः खलजी वंश की स्थापना तक सल्तनत की प्रारंभिक सीमाओं में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब तुर्की सुल्तान जो थे 13वीं सदी के मध्य में, इन्होंने मतलब एक विस्तार की जो सीमा थी उन्होंने लिमिट में कर लिया था। अब वो शांत हो चुके थे, उनको ज्यादा विस्तार नहीं करना था। तो यहाँ पर खलजी वंश की स्थापना जो हो चुकी थी पहले ही, उन्होंने जो उनके प्रारंभिक सीमा थे उनमें उन्होंने कोई भी वृद्धि नहीं की थी। और 13वीं सदी के अंत में तुर्की शासन का खलजी वंश द्वारा तख्त पलट दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा कि 13वीं सदी के अंत में तुर्की शासन का खलजी वंश द्वारा, यानी कि खलजी ने तुर्की शासन का तख्त जो है वो पलट दिया था, और इससे शासक वर्ग के जातिगत चरित्र में काफी बदलाव आया था। और यह एक अति महत्वपूर्ण घटना थी, और सल्तनत के उन्मुक्त विस्तारवादी नीति और सल्तनत के मामलों का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न शासक समूहों की भूमिका के फलस्वरूप क्षेत्रीय प्रसार करना संभव हो सका था। तो यहाँ पे सीधी सी बात निकल के आ रही है कि 13वीं सदी के बाद जब तुर्की ने अपने विस्तार को, अपने राज्यों के विस्तार को ज्यादा विस्तारित करना बंद कर दिया था, तो यहाँ पर खलजी ने वो काम करना शुरू कर दिया था। और खलजी ने 13वीं सदी के अंत में तुर्की शासन का जो है तख्ता पलट दिया था, यानी उसकी जगह में खलजी वंश की स्थापना हो गई थी। और यहाँ पर काफी बदलाव भी देखने को मिले थे, और ये घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खलजी, यानी कि फिरोज खलजी द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद जब वो तख्ता पलट कर दिया, वह खुद साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन गया, तो झाइन रणथंभौर में लूट मार ने सिद्ध कर दिया कि क्षेत्रीय प्रसार एक राजनीतिक आवश्यकता थी। यानी लूट मार करना, लूट खरोच करना, यहाँ से सब कुछ बाहर निकाल के ले जाने बस के मकसद से यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार किया गया था। किसका? सीमाओं का, राज्यों का, क्षेत्रों का। पड़ोसी राज्य शक्तिशाली हो गए थे, और उनके द्वारा किया गया कोई भी संगठन प्रयत्न दिल्ली सल्तनत के लिए महंगा साबित हो सकता था। अब यहाँ पे क्षेत्रीय प्रसार देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय प्रसार के लिए खलजी के पास ना तो इच्छा शक्ति थी और ना ही संसाधन थे। ना तो कैसे कोई संसाधन उसके पास बचे थे कि प्रचार प्रसार कर सके अपने क्षेत्र का, और ना ही उसके मन में अब कोई ऐसी इच्छा रह गई थी। और उसके 6 वर्ष के शासन को सुल्तान की नीतियों तथा उसके समर्थकों के स्वार्थों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के अतिरिक्त विरोधाभासों ने मानो जकड़ लिया था। तो यहाँ पर एक तरह से निराशावादी साम्राज्य उसका था, क्योंकि लूट खसोट करना उसका मेन उद्देश्य था, उसने किया। उसके मन में अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी इच्छा नहीं थी। और इस समस्या का समाधान सुल्तान जलालुद्दीन की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के रूप में हुआ था। यानी कि जब साम्राज्य का विस्तार नहीं होता है तो साम्राज्य संकुचित हो जाता है, विस्तार करना जरूरी होता है, और यही उसके साथ भी हुआ। और जैसे उसकी मृत्यु हुई तो ये मामला भी वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, और अलाउद्दीन जो था वो जलालुद्दीन का हत्यारा था, और वही बाद में चल के उत्तराधिकारी भी बना, मतलब साम्राज्य का प्रसार भी वही किया। तो अब खिलजी के बाद, जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत पर बैठा। ठीक है, फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर भारत, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी मुझे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ पर आपके पास एक बुक हो, पीडीएफ हो, तो प्लीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ये दक्कन एवं दक्षिण की ओर प्रसार इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है खिलजी के लिए, क्योंकि देखिए इसमें नाम के अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाता है कि आप जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बताइए या फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताइए। यहाँ पे सिर्फ खिलजी वंश के बारे में पूछा जाएगा, तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है ना, खिलजी वंश के बारे में। देवगिर पहले ही 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी
कड़ा का गवर्नर था, उसकी लूट का शिकार हो चुका था, क्योंकि लूट मार करने तो आए ही थे। और दक्कन में दूसरे सैनिक अभियोग की योजना भी अलाउद्दीन ने 1306-1307 में राय रामचंद्र देव के विरुद्ध बनाई गई थी। ठीक है ना। तो इनका मेन जो काम था लूटपाट करना था, और लूटपाट इन्होंने किया भी था। अपने क्षेत्र का तो प्रसार करना था, कुछ भी नहीं करना था जलालुद्दीन के उसमें। लेकिन जब अलाउद्दीन यहाँ पे बना तो उसने योजना बनाई कि नहीं, जब तक क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जाएगा तो हम लूटपाट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज्यादा क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, जितना ज्यादा दूसरे राज्यों को अपने राज्य में मिलाया जाएगा, उतना ही ज्यादा आसान होगा हमें वहां से लूटपाट करना, सामान को लेना, अपने कब्जे में करना, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अलाउद्दीन के दक्कन एवं दक्षिण सैनिक अभियानों के दो मुख्य उद्देश्य थे। यानी कि यहाँ पे खलजी के पूछ सकता है कि खलजी के दक्कन एवं दक्षिण सैनिक अभियानों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो पहला उद्देश्य था कि इन क्षेत्रों में दिल्ली के सुल्तान के प्रभुत्व को औपचारिक मान्यता प्रदान करना, यानी कि जो दिल्ली का सुल्तान था उसके प्रभुत्व को, यानी उसके शक्ति को औपचारिक मान्यता प्रदान करना, यानी लोग उसकी शक्ति को माने। ठीक है। और कम से कम जीवन के नुकसान पर अधिक से अधिक धन संपदा एकत्रित करना, वही चीज थी लूट खसोट करना। तो ये मतलब अपने प्रभुत्व को स्वीकार करवाना कि मैं ही सबसे सर्वोच्च हूं, और दूसरा था कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे वगैरह धन संपदा एकत्रित करना। ठीक है। और विजित किए गए क्षेत्रों का अधिग्रहण करने की बजाय विजित राज्यों द्वारा उनसे सामंती प्रभुत्व को स्वीकार करने की नीति अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी राजनीतिक नीति मानी जाती है। ठीक है। ओके। तो वहां पे अलाउद्दीन खिलजी के जो दो मुख्य उद्देश्य थे वो भी किसको लेकर के, दक्कन एवं दक्षिण सैनिक अभियानों को लेकर के, यही था। आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। दक्षिण एवं सुदूर दक्षिण के प्रति अलाउद्दीन की नीति की व्याख्या की, जो मैं कह रही थी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए देखिए हो सकता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया भी है। ठीक है ना। यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तुगलक शासन का प्रसार, तुगलक शासन का प्रसार मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं बताऊंगी। हाँ, खिलजी प्रशासन का विस्तार वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसे आप जरूर पढ़िएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। यदि आप टॉपिक लिख सकते हैं, टॉपिक ले लीजिए, थोड़ा सा उसको विस्तार में लिख दीजिए। यदि आपके पास पीडीएफ है तो अच्छा है, आप उससे देख के लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास पीडीएफ नहीं है तो कोई बात नहीं है, एक ज्ञान कोश से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए सारांश है, और सारांश में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी रहती है। अगर आप एक बार सारांश पढ़ेंगे तो सारांश से ही आपको आंसर बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए खिलजी का दिया हुआ है, तो आप सारांश से भी खिलजी के बारे में, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख सकते हैं। ठीक है। खिलजी द्वारा देवगिर के मामले में नीति में परिवर्तन किया गया था। सबसे पहला परिवर्तन देवगिर के बारे में किया गया था। देवगिरी पहला था जहाँ पे उसने उसको जीता था। ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल एवं मावाड़ जैसे सुदूर दक्षिण स्थित राज्यों के विषय में भी किया गया था। तो ये हो गया आपका, ये लेसन आपका फिनिश्ड हो गया। यहाँ पे बदगांग ए शमसी तुर्कान ए चिहलगानी का मतलब है कि इल्तुतमिश का तुर्की अधिकारी बरो, जो 40 के गुट के नाम से जाना जाता था। रहट का मतलब है पानी खींचने का यंत्र, मैं बताना चाह रही थी पर मैं वहां पे भूल गई थी। रहट का मतलब है पानी खींचने के लिए यंत्र बनाया जाता है, इससे गहराई से पानी खींचा जाता, पहले वही चला करता था। ठीक है ना। पहले गाय बैल घोड़ों से भी पानी खिंचवाया जाता था। ठीक है। और एक रहट बनाया भी जाता था, लकड़ी का बनाया जाता था, गोल गोल घूमता था वो। ठीक है। चरखा तो पता ही है, रुई की कताई का यंत्र होता था। ठीक है। तो ओके, ठीक है। अब ये यूनिट 2 हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। इस तरह से यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है। हम यूनिट 3 लेके आएंगे। आपका रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो रिस्पांसिबिलिटी आपकी बनती है वीडियो को शेयर करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। टेक केयर, बाय।